हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हम लोग इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को देख रहे थे। आज हम लोग सी वर्ड से लिटरेरी टर्म्स को देखेंगे। इसके पहले हमने ए और बी लेटर से जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके लिटरेरी टर्म्स हैं उनका वीडियो अपलोड किया है, तो उसका लिंक हम आपको दे देंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग सी वर्ड से जो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं उनको देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल हो रहे होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने लिटरेरी टर्म्स की क्लास की ओर। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर। सो फर्स्ट लिटरेरी टर्म इज कैकोफोनी। कैकोफोनी क्या होता है? लाउड, कंफ्यूजिंग, डिसएग्रेबल साउंड और अगली साउंड। मतलब एक लाउड साउंड जो हमें सुनाई देती है, या डिसएग्रेबल जिसको जो हमारे कानों को अप्रिय लगे, जो साउंड सुनने में भद्दी लगे, अगली साउंड हो, जो हमें आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, पसंद नहीं आ रही है, डेट इज कॉल्ड कैकोफोनी। आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाता है। कैकोफोनी मीन्स लाउड, कंफ्यूजिंग, डिसएग्रेबल साउंड और अगली साउंड, जैसे कि कोई आवाज़ जो हमें बहुत सुनने में बहुत अप्रिय लगे, अच्छी नहीं लगे, भद्दी लगे, डेट इज कॉल्ड कैकोफोनी। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई कुड नॉट थिंक इन द कैकोफोनी ऑफ रश आवर ट्रैफिक। मैं नहीं सोच सकता कहाँ कब, जब रश बहुत होता है, ट्रैफिक होता है, उस समय जो कि ट्रैफिक की साउंड होती है वो कैकोफोनी साउंड कहलाएगी। उस समय मैं नहीं सोच सकता हूँ, तो ट्रैफिक साउंड हो गई, या डीजे की बहुत तेज़ आवाज़ जो हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कैकोफोनी। जो साउंड हमें सुनने में नहीं अच्छी लगती है, जो हमें अप्रिय लगती है, दैट इज़ कॉल्ड कैकोफोनी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिजुरा। सिजुरा क्या है? A break of pause in the middle of a verse line or kind of pause and break in a line of a verse। ये क्या है? जब हम किसी लाइन, कोई वर्स में, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा पॉज लेते, किसी लाइन में थोड़ा सा पॉज लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, उस लाइन में रुकते हैं थोड़ा सा, तो डेट इज कॉल्ड सिजुरा। से कोई भी चीज़ हम नरेट करते हैं, लिखते हैं किसी भी वर्ड्स में, जब हम लोग किसी कहीं बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, पॉज देते हैं, डेट इज कॉल्ड सिजुरा। उस रुकने को हम लोग सिजुरा कहेंगे। ओके, सिजुरा इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय अ पेयर ऑफ स्लैसेस। इसको हम लोग ज़्यादातर या कॉमा लगा देते हैं, या स्लैसेस में स्लैश लगा के उस जगह हम थोड़ा सा रुकते हैं, तो डेट इज कॉल्ड सिजुरा। किसी भी लाइन में, वर्स में हम जब थोड़ा सा पॉज लेते हैं, रुक के फिर आगे बढ़ते हैं, डेट इज कॉल्ड सिजुरा। क्लियर? तो जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल है, हेमलेट का ये एग्जाम्पल है। टू बी, स्लैश लगा है, टू बी और नॉट टू बी, डैट इज द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए स्लैश लगा है, कॉमा है, तो यहाँ पे हमें टू बी हल्का सा पॉज लेना है, फिर आगे बढ़ना है, और नॉट टू बी, डैट इज कॉल्ड सिजुरा। जो हमें हल्का सा पॉज किसी लाइन वर्स में हल्का सा पॉज देते हैं, डैट इज कॉल्ड सिजुरा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कैरोल। कैरोल आई थिंक आप लोग जानते होंगे। अ जॉयस सॉन्ग सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जो हम लोग क्राइस्ट के बर्थ के समय जो कैरोल सॉन्ग गाए जाते हैं, जॉयस सॉन्ग होते हैं, गाए जाते हैं सेलिब्रेट करने में, उनका बर्थ सेलिब्रेट करने के, दैट इज कॉल्ड कैरोल। कैरोल आज भी चर्च में उनके बर्थ के समय कैरोल वगैरह होते हैं, गाए जाते हैं। तो कैरोल क्या हो गया? क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के समय जो सॉन्ग गाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरोल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कैथारसिस। कैथारसिस क्या है? द परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर अराउज्ड बाय द एक्शंस ऑफ द ट्रेजिक हीरो। तो मतलब जो ट्रेजिक हीरो के एक्शन के द्वारा जो ऑडियंस के अंदर उसके इमोशंस का जो भूचाल आता है, उसके अंदर पिटी और फियरनेस अराउज्ड होती है, जागृत होती है, डेट इज कॉल्ड कैथारसिस। जैसे कोई भी ट्रेजिक हीरो का एक्शंस होते हैं, ट्रेजिक हीरो के एक्शंस के द्वारा जब ऑडियंस के अंदर पिटी और फियर, दोनों फियर के इमोशन का भूचाल सा आ जाता है, मतलब उसके अंदर पिटी भी जागृत हो रही है और फियर भी आ रहा है, तो डेट इज कॉल्ड कैथारसिस। परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, डेट इज कॉल्ड कैथारसिस। ओके, इसका एक देखिए बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल है इसमें। आप, ये हमारा रोमियो एंड जूलियट का एग्जांपल है। देखिए रोमियो एंड जूलियट का एग्जांपल है। इसमें जब एक षड्यंत्र के तहत जूलियट को बेहोश कर दिया जाता है, और रोमियो सोचता है कि ये अब मर गई है, तो वो कहता है इन लाइनों से, Here's to my love, drinks, oh apothecary, the drugs are quick, thus with a kiss I die false। वो कहता है, ओ मेरे प्यार, तो जहर है बहुत कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं असर करा, एक
किसके साथ, वो भी मर जाता है। तो यहाँ पे इन लाइनों को पढ़कर जब रोमियो भी मर जाता है, वो तो बेहोश पड़ी है, तो जो ऑडियंस है उस उनके माइंड में चलता है कि कहीं ये मर तो नहीं जाएगा, ऐसा ये मर जाएगा। तो ये उन्हें ऑडियंस को तो पता है कि दिखाई दे रहा है कि जूलियट तो खाली बेहोश है और वो सोचता है मर गई है। इस तरह इसका दुखद जो अंत होता है, तो ऑडियंस के अंदर जो एक फियर भी आता है कि ये मर जाएगा लग रहा है, और जो एक पिटी की भावना आती है, दया की भावना आती है, और फियर भी लगता है। ऐसी फीलिंग्स जो ऑडियंस के अंदर अराउज होती है, डेट इज कॉल्ड कैथारसिस। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कि फॉरगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर अराउज्ड बाय एक्शंस ऑफ द ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो का जो एक्शन होता है उसके द्वारा जो इमोशंस फीलिंग्स ऑडियंस के अंदर आती हैं, डेट इज पिटी और फियर की, तो डेट इज द कैथारसिस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कैथारसिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉसरी। कॉसरी क्या है? इनफॉर्मल टॉक और एन आर्टिकल। एक सिंपल इनफॉर्मल सी बातचीत या एक सिंपल सा आर्टिकल को हम कॉसरी कहेंगे। साधारण सी बातचीत हो गई या साधारण सा आर्टिकल जो होता है आमतौर में, दैट इज कॉल्ड कैसरी। ओके, फॉर्मल टॉक हो गई जो साधारण सी बातचीत हो गई, या फिर एक एन आर्टिकल हो गया साधारण सा, तो दैट इज द कैसरी। ओके, नेक्स्ट है चौविनिज्म। चौविनिज्म क्या है? फेनाटिकल पेट्रियोटिज्म, मतलब कि राष्ट्रवाद, कट्टर राष्ट्रपंथ, कट्टर राष्ट्रवाद जो होता है, डेट इज कॉल्ड चौविनिज्म। ये आपके वन वर्ड्स में भी पूछ लिया जाता है। फेनाटिकल पेट्रियोटिज्म, डेट इज द कट्टर राष्ट्रवाद, कट्टर राष्ट्रपंथ, दैट इज द चौविनिज्म। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा क्लासिक और क्लासिकल। क्लासिकल रिफर्स टू वर्क्स ऑफ एंशियंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर। क्लासिकल जो है हमारा किसको दिखाता है? एंशियंट जो ग्रीक है, रोमन लिटरेचर को, वो हमारा क्लासिकल हो गया है। अ वर्क दैट इज ऑफ लास्टिंग इंटरेस्ट इज अ क्लासिक। एक वर्क जो जिसका इंटरेस्ट कभी खत्म, जिसमें इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होता है, डेट इज़ क्लासिक, उसको हम क्लासिक कहेंगे। जैसे कोई जो हमारे क्लासिक वर्क्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट, उनकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती, उनकी इंपॉर्टेंस कभी ख़त्म नहीं होती। जब भी पढ़ो तो वो उनकी वैल्यू हमें हमेशा समझ में आती है, दिखती है, तो उनकी इंपॉर्टेंस हमेशा रहती है, तो डेट इज़ द क्लासिक। ओके, और वर्क डेट इज़ लास्टिंग इंटरेस्ट इज़ आर क्लासिक, जो अपनी वैल्यू, अपने इंटरेस्ट को हमेशा, जिनको पढ़ने में हमें हमेशा इंटरेस्ट जगा रहता है, डेट इज़ द क्लासिक। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है क्लोज्ड कपलेट। क्लोज्ड कपलेट क्या हो गया? वन डेट इज ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीटेड, अ राइम्ड कपलेट फॉर्मिंग अ कंप्लीट थॉट और सिंटैक्टिक यूनिक। एक ग्रामेटिकली और लॉजिकली जो एक पूरा कंप्लीट आपका सेंटेंस होगा, जो एक पूरी लाइन आपकी ग्रामेटिकली और लॉजिकली पूरी कंप्लीट रहेगी क्लोज कपलेट में, एंड राइम्ड कपलेट, और एक क्लोज कपलेट राइमिंग में होगा, एंड जिसका हमें एक ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट सेंस पता होगा, उसका पूरा ग्रामेटिकली और लॉजिकली वो कंप्लीट रहेगा, सेंस भी हमें पूरा उस लाइन से हमें पता चल रहा होगा। अगर जो भी लाइन दी गई उसमें पूरा उसका कंप्लीट सेंस भी पता रहेगा और वो ग्रामेटिकली और लॉजिकली भी कंप्लीट रहेगा, डेट इज़ द क्लोज्ड कपलेट, जिसमें हमें पूरा सेंस भी पता चले और वो ग्रामेटिकली भी एक ही लाइन में पूरा आपका एक ही राइम्ड कपलेट में ही पूरा सेंस हमें उससे पता चल रहा है। उसके आगे में दूसरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी में हमें पूरा सेंस पता चल रहा है। क्लोज्ड कपलेट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, क्लोसेड ड्रामा। नेक्स्ट है हमारा क्लोसेड ड्रामा। अ प्ले डेट इज मोर रेड देन परफॉर्म्ड। ऐसे प्लेस जो परफॉर्म करने से ज़्यादा पढ़े गए हों, मतलब कि इनको परफॉर्म कम किया जाता है और पढ़ा ज़्यादा जाता है, उस हम लोग क्लोसेड ड्रामा कहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है, ये जॉन कीट्स का है, ओथो द ग्रेट। ये आपका परफॉर्म नहीं कम हुआ है, और ये आपका परफॉर्म कम हुआ है, और ये इसको ये पढ़ने का है, ये आपका क्लोसेड ड्रामा हो गया। नेक्स्ट है कॉकनी स्कूल। कॉकनी स्कूल क्या है? कॉकनी स्कूल निक नेम गिवन बाय ब्लैकवुड मैगजीन ऑन ले हंट्स, कीट्स, हैजलिट एंड देयर फ्रेंड्स। लेटर ऑन शेली वॉज आल्सो इंक्लूडेड। ये एक निक नेम है, ब्लैकवुड मैगजीन्स के द्वारा ये एक निक नेम दिया गया है। किसको दिया गया है?
जो लेहंट, कीट्स, हैजलिट एंड उनके फ्रेंड्स जो है उनको दिया गया। और लेटर ऑन इसमें शैली भी शामिल हो जाते हैं कि कॉकनी स्कूल में ये पोएट्स होते हैं। कॉकनी का आपका अगर अपन डिक्शनरी मीनिंग, इसकी मीनिंग हिंदी में समझेंगे तो कॉकनी मीन्स हो गया लंदनिया। ये सारे पोएट्स आपके लंदन से बिलोंग करते थे, तो इनको ये टर्म दिया गया है कॉकनी स्कूल, तो लंदनिया वाले, जैसे कॉकनी स्कूल टर्म दे दिया गया इनको लंदनिया। किसके द्वारा दिया गया था? ये ब्लैकवुड मैगजीन के द्वारा दिया गया था। कौन थे इसमें शामिल कॉकनी स्कूल में? लेहंट, कीट्स, हैजलिट, लेटर ऑन शैली। तो ये आपका कॉकनी स्कूल हो गया। चलिए नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। Comedy of manners is realistic comedy of intrigues, regularly amorous. It presents witty and sophisticated members of aristocratic society. Aristocratic society से ये के लोग इसमें से बिलोंग करते हैं। मैंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स को अलग से भी अच्छे डिटेल में समझेंगे, अभी हमने इसमें लेटर वाइज दे दिया है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज रियलिस्टिक कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यूज, षड्यंत्र वगैरह की एक रियलिस्टिक कॉमेडी हो गई। एंड इट इज़ रेगुलरली सटायर भी इसमें यूज़ करते हैं। इट इज़ रेगुलरली एमोरस, जो एक कामुकता से भरी होती है। इट प्रेजेंट्स विटी सोफिस्टिकेटेड, जो शान शौकत और चतुरता को दिखाती है। मेंबर्स ऑफ अरिस्टोक्रेटिक हाई फाई सोसाइटी के लोगों की कामुकता, उनके षड्यंत्र और जो उनकी विटी सोफिस्टिकेटेड शान शौकत जो होती है उसको बताती है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो ये आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स हुआ कि ये जो है अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, जो हाई फाई क्लास के लोग मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर के जो विटी सोफिस्टिकेटेड शान शौकत हो गई, उनकी एमोरस कामुकता हो गई, सर इंट्रीग्यूज हो गया, तो इन सबको दर्शाती है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो ये आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो गया। चलिए नेक्स्ट है कार्पे डिम। कार्पे डिम क्या है? कार्पे डिम नेक्स्ट हमारा है कार्पे डिम। कार्पे डिम मीन्स हो गया सीज ऑफ द डे, सीज द डे। फ्रेज वॉज फर्स्ट यूज बाई रोमन पोइट होरेस। रोमन पोइट होरेस के द्वारा पहले ये फ्रेज यूज किया गया है। सीज ऑफ द डे, सीज मीन्स क्या है? डे को पकड़ लेना। केप डिम मीन्स क्या हुआ? सीज ऑफ द डे, डे को पकड़ना। डे को कैसे पकड़ेंगे? एक कार्पे डिम पोएम एडवाइज द रीडर टू लिव द प्रेजेंट मोमेंट टू सेलिब्रेट। जो इसमें कार्पेडियम पोइट्स है थे, वो अपनी पोएम में बताते हैं कि सीज द डे, डे को पकड़ के रहना चाहिए। मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में जो है उसमें हमें जीना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। जो पोइट्स है इसमें रीडर्स को बताते हैं कि प्रेजेंट वर्तमान में ही अपने मोमेंट में ही जीना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये इसमें जो हम पोइट्स है हमें बताते हैं कार्पेडियम में। तो पोएम एडवाइज द रीडर टू लिव द प्रेजेंट मोमेंट टू सेलिब्रेट, जो हमारे पास प्रेजेंट में है जो मोमेंट है उसको जिए, उसको सेलिब्रेट करें। तो ये हो गया सीज द डे, डे को पकड़ के रखे, मतलब जो अभी है वो उस पर इंजॉय करें। ये चीज़ कार्पेडियम में पोइट्स अपनी पोएम में बताते हैं। क्लियर? इसका एक एग्जाम्पल है एंड्रयू मार्वेल का टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। ये इसका एंड्रयू मार्वेल का एग्जाम्पल है, इसमें ये इन्होंने इसके विषय में बताया है। नेक्स्ट हमारा है कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ का द यूज ऑफ कॉमेडी टू लाइटन द मूड ऑफ अ सीरियस और ट्रेजिक इवेंट, स्पेशली इन द प्लेस। जब प्लेस वगैरह में कोई सीरियस ट्रेजिक इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उसके बाद जो ऑडियंस होते हैं उनका माइंड बहुत ही सीरियस हो जाता है, मूड सीरियस हो जाता है, तो उनके मूड को लाइटन हल्का करने के लिए इसमें कॉमिक रिलीफ जो होते हैं वो दिखाते हैं प्लेस में। प्लेस वगैरह में ऑडियंस के मूड को हल्का करने के लिए इसका यूज़ करते हैं कॉमिक रिलीफ का, जिससे कि कुछ हास्यास्पद हो और ऑडियंस का मूड जो है वो सही हो सके। सीरियस हो जाएगा तो उसको हल्का करने के लिए कॉमिक रिलीफ का यूज़ किया जाता है प्लेज वगैरह में। तो इसका एग्जांपल है हैमलेट में जो ग्रेव डिगर सीन है, इसका एक एग्जांपल है। ग्रेव डिगर सीन जो है काफ़ी ट्रेजिक माहौल के बाद ये ग्रेव डिगर सीन एक ऑडियंस को रिलीफ देता है, कॉमिक रिलीफ। ओके चलिए नेक्स्ट है। ओके आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ लीस्ट टू साउंड्स इन अ लाइन ऑफ पोइट्री हुज वॉवल साउंड्स आर डिफरेंट इज नोन एज कॉन्सोनेंस। जब किसी पोइट्री लाइन्स में कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है तो वो कॉन्सोनेंस कहलाएगा। किसी लाइन पोइट्री में किसी लाइन में आपको कॉन्सोनेंट साउंड का दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं तो डैट इज़ द कॉन्सोनेंट साउंड। और वॉवल साउंड जो रिपीट होते हैं वो आपका एसोनेंस कहलाता है। कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट हो रहे हैं वो आपका कॉन्सोनेंस कहलाएगा। जिसका एग्जाम्पल है थॉमस ग्रे का एन एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में द कर्फ्यू टॉल्स एंड नेल्स ऑफ पार्टिंग डे। तो टॉल्स नेल्स
यहाँ एलएस और एलएस का देखिए, यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंस टॉल्स नेल्स, तो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, तो डैट इज़ द कॉन्सोनेंस। ओके, जब कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन हो तो आपका कॉन्सोनेंस हो जाएगा, एंड जब आपका एसोनेंस तब हो जाएगा जब वॉवेल साउंड का रेपिटेशन होता है किसी लाइन में, तो वो आपका एसोनेंस हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है कंसीट। कंसीट क्या है? दिस टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय इटालियन पोइट पेट्राज। ये टर्म जो सबसे पहले यूज़ किया गया है पेट्राज के द्वारा इसको यूज किया गया है। कंसीट इज द डिवाइस यूज्ड इन मेटाफिजिकल पोइट्री यूजुअली एक्सप्रेस थ्रू elaborate and extended comparison that presents a striking parallel between two seemingly dissimilar things। इसी पेट्राज को सबसे पहले यूज़ किया। कंसीट क्या हो गया? एक ऐसी डिवाइस है जो मेटाफिजिकल पोइट्री में यूज़ होती है, एक्सप्रेस थ्रू एलोबरेट एंड एक्सटेंड कंपैरिजन। इसमें एक ऐसा कंपैरिजन दिखाते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें ऐसा कंपैरिजन मेटाफिजिकल पोइट्री में यूज़ होता है, और इसमें एक ऐसा कंपैरिजन दिखाएंगे कि जो कि प्रेजेंट्स करता है स्ट्राइकिंग पैरेलल में, जो कि सोचा ही नहीं जा सकता, बिटवीन सीमिंगली और डिसिमिलर थिंग। दोनों ही चीज़ों में कंट्रास्ट रहता है, कंट्रास्ट के साथ में दोनों को बहुत ही दोनों को बीचों में बहुत ही सीमिंगली और डिसिमिलर दोनों को बीच में जो कंपैरिजन दिखाते हैं वो आप सोचा भी नहीं जा सकता। तो ऐसा यहाँ मेटाफिजिकल पोइट्री में ऐसा दिखाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल अच्छा है, आपको उससे समझने में मदद होगी। जॉन डन का है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में जो पोइट है वो अपने और अपने बिलवेड को प्रेमिका को कंपास से कंपेयर करते। कंपास क्या हो गया? कंपास में जो दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को वो जो मेन पॉइंट सर्कल रखा जाता है वो अपने बिलवेड को कहते हैं, और जो राउंड करता है जो पार्ट वो पार्ट खुद को कहते हैं कि वो कहीं पे भी रहें, बट वो जो है वो चुंबक की तरह वो अपने प्रेमिका के पास खींचे चले आएंगे। जब दोनों पार्ट को मिला देते हैं तो पास बन जाता है। तो इस तरह का अपने प्रेम को एक कंपास से कंपैरिजन करते हैं, तो दैट इज़ द कंसीट। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया कंसाइट का ये मेटाफिजिकल पोइट्री में, जिसका ऐसा एग्जांपल हो, ऐसा कंपैरिजन किया जाए जिसको हम सोच भी नहीं सकते, पैरेलल अलग तरीके से इसमें डिफाइन करते। दैट इज़ द कंसाइट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, आज ही हमारे सी वर्ड से कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और न्यू व्यूअर्स हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डी लेटर से डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म को, इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म को। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू लिटरेरी टर्म के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।